welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamadhan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you classes directly to your home in this situation of worldwide pandemic of COVID-19. For this video of 12th Standard Business Studies, we are going to continue our chapter of organizing, that is chapter 5 of your Business Studies NCERT book. So in this chapter we have covered up what exactly organizing is, organizing process, and उसके अलावा हमने दो पार्ट इसमें कवर किए हैं. वो हमने किया था लास्ट वीडियो में, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. In today's video we are going to start a new topic of the same chapter, that is organizational structure. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज and authorities at different levels. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा क्या था, व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग वाज. Organizing was identifying and grouping of activities and arrangement of physical, financial resources and use them in productive way as per the organizational objective. यानी कि एक सीधी भाषा में बोलूँ, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. यानी कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जितना ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जितनी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, जितने कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, उन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक बहुत ही प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे में कोलैबोरेट करके क्या हमें अपने वर्क को कंप्लीट करना है. एंड दैट्स व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जो पहले चैप्टर से हमारा इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली चला आ रहा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यहाँ ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे फ्रूटफुल होता है. बिकॉज इफ योर वर्क इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड देन यू कैन नॉट इवन से अबाउट दैट वेदर दैट वर्क इज हैज बीन कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो एक तरह से सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइज करना, कौन सा वर्क किस तरीके से किसके द्वारा किया जाना है. और इससे क्या बनता है, जब आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन भी बहुत अच्छा बनता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एमलगमेशन होता है किस चीज का? जॉब पोजीशंस का, मीन जितनी भी उसमें वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एंड उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. इन तीनों फैक्टर्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए. और अगर ये तीनों फैक्टर्स आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, इसका सीधा इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे पड़ता है. एक मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइजिंग इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट वन हैज टू फॉलो. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है किस पे? स्पॉन ऑफ, ये डिफाइन करता है स्पॉन ऑफ मैनेजमेंट. अब स्पॉन ऑफ मैनेजमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स, मैनेज्ड बाय वन पर्सन.
यानी कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी कि वो कितने वर्कर्स और सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे मैनेज कर पाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना नैरो होता है उतना ही टॉल होता है। अब नैरो और टॉल का क्या मतलब है, आपको मैंने फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में हम इस तरह से डिवाइड कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता था कि जो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी जो है वो एक फॉर्म में डिवाइड रहनी चाहिए, एंड दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर ये सही तरीके से डिवीजन में रहेगी, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पे कम से कम प्रेशर रहेगा, तो आपका ये जो स्केलर चेन है ये बहुत हाई रहेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो बहुत ज्यादा टॉल रहेगा। लेकिन अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड हो जाता है, यानी हम इसको बहुत ज्यादा चौड़ा कर दें, यानी कि केवल और केवल एक ही पर्सन पे पूरी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, तो उस सिचुएशन में हमारा स्केलर चेन फॉलो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है, बिकॉज हर पर्सन की कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग होती है। हमने फ्यूल प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड देखा, हमने फ्यूल प्रिंसिपल में अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के बारे में जाना, तो वो चीजें सीधा सीधा कोरिलेट होती हैं इस लेवल पे आके कि अगर आप कोई वर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जॉब पोजीशन पे रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटीज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, देन डेफिनेटली योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी नैरो। यानी कि आपको ये तय करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट वन पर्सन कैन ऑर्गेनाइज हाउ मेनी एम्प्लॉयज। और अगर आपका बिजनेस इस चीज को ऑर्गेनाइज कर पाता है, देन डेफिनेटली यू आर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर एंड योर मैनेजमेंट इज फ्रूटफुल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके क्लासिफिकेशन से पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है क्या, अगर बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है बिजनेस में इस वर्क एनवायरनमेंट को, तो उसके ऑपरेशंस बहुत स्मूथली रन करते हैं, उसके ऑपरेशंस में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जितना क्लियर है, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होने की वजह से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज को चेक करना बहुत इजी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जितना क्लियर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को चेक करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। और हम किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पता लगा सकते हैं, यानी किस तरह के ऑपरेशंस रन होते हैं। जैसे कि हम एक स्कूल का पार्ट है, और अगर कोई पर्सन आएगा तो इस स्कूल में चीजें किस तरीके से रन होती हैं, उस तरीके को देख के वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स टू नो ऑर्गेनाइजेशनल तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कोरिलेट बिटवीन ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इस तरीके से है कि कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल किस तरीके से बनाना है, ये काम ह्यूमन रिसोर्स का होता है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिव है तो आपके इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव स्कोप में ले जाएगा, लेकिन आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिव नहीं है, लेस प्रोडक्टिव है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को
आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके प्रॉफिट को वो नेगेटिव स्लोप की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हम अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ही जान सकते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट ईच लेवल। अब जैसा कि हम जानते हैं, द मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। And for to know about the accountability and responsibility within an organization, this organizational structure will help us in a way, so we'll be able to know about control, accountability, responsibility, and the most important thing, a proper superior subordinate relationship. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाज जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि नेटवर्क जिसमें कि जॉब पोजीशन, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज का पूरा स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क है, उसको हमने बोला था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो एरिया है, वो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो होना जरूरी है बिकॉज ऑफ द स्केलर चेन प्रिंसिपल। मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था फिगर, स्केलर चेन का फिगर किस तरह से वो नैरो रहेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो टॉल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी कि एक सुपीरियर के अंडर उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉइज होने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जो कि यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाहर जा सकती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करूं कि विद द हेल्प ऑफ अ स्मूथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन रन्स वेरी स्मूथली। अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज नो प्रॉब्लम इन इट्स ऑपरेशंस एंड we can also recognize responsibility and authority very easily in between the employees and it helps to know organizational objectives। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के जल्दी से उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पता कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो मैनेजेस द coordination and correlation between the human and financial resources because this is the most essential thing। the equilibrium, the state of equalness must be maintained for the benefit of organization and last accountability and responsibility at each level। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।